हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जैसा कि हम हमेशा करते हैं, चैप्टर के नाम से ही एक चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो वैसे ही आज भी स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के नाम में लिखा है बायोमोलिक्यूल्स। अब भाई बायो का मतलब तो हम सबको पता ही है, बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायो का मतलब तो पता ही है। बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है। वैसे तो बायो के मतलब बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन बायो का मतलब लिविंग होता है, ठीक है, जीवित। और मॉलिक्यूल्स का मतलब, मॉलिक्यूल्स के बारे में तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। और जैसे कि क्लास 11th का केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मॉलिक्यूल्स, एटम, इन सब का ब्रीफ एक दे रखा है, हमें डिस्कशन हो रखा है उस चैप्टर में। मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे कि हमारा हो गया H2O, वाटर का मॉलिक्यूल होता है। हम कहते हैं ना कि वाटर के मॉलिक्यूल का क्या फार्मूला होता है, H2O, ठीक है। फिर हम कहते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का क्या फार्मूला होता है, C6H12O6। तो ये सब मॉलिक्यूल्स। अब हम क्या कह रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। भाई बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स हम बायो की लैंग्वेज में कहें तो वो हमें डेफिनेशन दी गई है। सिंपल बताती हूँ कि हमें बायो में बायोमोलिक्यूल्स, देखिए बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर 2 जगह हैं। आपको क्लास 11th बायोलॉजी में मिल रहा है जो हम पढ़ने वाले हैं, क्लास 12th केमिस्ट्री में मिलेगा बायोमोलिक्यूल्स। कुछ चीज़ें ना वहाँ पे कॉमन है, ठीक है। जो अभी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे वो आपको, जब आप क्लास 12th केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तो वहाँ पे भी वो चीज़ें कुछ 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 काफ़ी सारी कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिलेंगी। और बस कुछ डिफरेंस मिलेगा वहाँ पे केमिस्ट्री वाले में, थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। तो अगर आप अभी इसे अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको 12th क्लास का बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से समझ आ जाएगा, केमिस्ट्री वाला भी। तो हम क्या कहते हैं, हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, उन सबको हम बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ यार, आप ग्लूकोज ले लो। हम कह रहे हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन है, मतलब एक हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में हम यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स बायो वाले ही पढ़ने वाले हैं, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है, हम ह्यूमन बींग्स क्या हैं, लिविंग है, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी है, या फिर क्या किसी भी, अब लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग, इसके बीच में हम रेफरेंस कर चुके हैं अपने लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में। तो अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हम कह रहे हैं हमने कोई भी लिविंग एक टिश्यू लिया। अब टिश्यू क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं टिश्यू वाले चैप्टर में। हमने कहा कि हमने कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया, जैसे कि मान लेते हैं हमने अपने ह्यूमंस में लीवर ले लिया, ठीक है। तो लीवर का हमने टिश्यू ले लिया, भाई थोड़ा सा लीवर को काटा वाटा टिश्यू ले लिया लीवर का, तो वो क्या हो गया, लिविंग टिश्यू हो गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म का टिश्यू है तो लिविंग टिश्यू हो गया। अब हम उस टिश्यू को स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि वो जो लिविंग टिश्यू है उसके अंदर मतलब कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन है, तो उसको हम बायोमोलिक्यूल कहेंगे। अब देखिए मैं एक बारी सम अप करती हूँ चीज़ों को। हमने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, समझ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे उन सबको हम बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब मान लीजिए एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं। अब उन सभी कंपाउंड्स में से जिसमें कार्बन होगा उसको हम बायोमोलिक्यूल कहेंगे। देखिए देखा जाए तो अब बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन सभी कंपाउंड्स में क्या कार्बन होता है? नहीं होता। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं यार जिसमें कार्बन नहीं होता। जैसे कि आप मान लीजिए हमारा अमोनिया हो गया, ये सब यार आप केमिस्ट्री में तो पढ़ते ही है ये सब। मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन नहीं होता, तो वो सब बायोमोलिक्यूल्स नहीं होंगे। हम कह रहे हैं लिविंग टिश्यू के अंदर जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। हम कहते हैं कि केमिकल्स फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन लिविंग टिश्यू, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब भाई हम पता क्या करते हैं, हम लोग केमिकल एनालिसिस करते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए हमने कहा कि भाई बायोमोलिक्यूल्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे कि हम घर में नहीं करते कभी, आपने देखा होगा कि कुछ ही, चलिए मैं पहले शुरू से बताती हूँ। हमने क्या किया, हमने एक लिविंग टिश्यू लिया। अब लिविंग टिश्यू मान लीजिए लीवर का टिश्यू ले लिया या फिर लीफ का ले लिया, भाई एक पत्ती ले ली। अब कोई ऐसा तो नहीं है जो कह रहा है कि पत्ती क्यों ली, पत्ती लिविंग नहीं है। नहीं जी, पत्ती भी लिविंग होती है, ठीक है।
और लिविंग नॉन लिविंग के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं अपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने एक लिविंग टिश्यू ले लिया, लीफ ले ली, लीफ का ले लिया या लीवर का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ग्राइंड करेंगे, ठीक है। मतलब यार मान लीजिए आप बना रहे हैं चटनी, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, सुनिए, आपके पास में लीवर है, आप लीवर लीजिए यार। तो हमारे पास में लीवर है, हमने क्या किया, जो घर में वो नहीं होता हमारे पास में जिसमें मतलब एक तो होती है मिक्सी नहीं, जो वो होता है पहले के टाइम पे लेते थे, जो इसमें मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ होता है वो, यार मोटल एंड पैसल ऐसे करके कुछ बोलते हैं उसको। तो हमने क्या किया, हमने अपने लिविंग टिश्यू को थोड़ा सा लीवर हमने काट के अपने उसमें रख लिया, थोड़ा सा लीवर का पीस अपने वो जिसमें हम बाउल में वो करते हैं उसमें रखा, और हम उसे अब अच्छे से पीस रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो और फिर अब हम क्या कर रहे हैं भाई, ऐसे तो हम पीस ही रहे हैं उसको, ग्राइंड इसको कहते हैं ग्राइंड करना, ठीक है। तो हम उसे ग्राइंड तो कर ही रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, लाइक जैसे हम घर में चटनी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं ना, यहाँ पे हम पानी नहीं डाल रहे, यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हम सबको याद होता है COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अब ट्राइक्लोरो, भाई ट्राई का मतलब होता है 3, क्लोरो का मतलब होता है हमारा क्लोरीन, ठीक है। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, लेकिन अब ये गलती कर देते हैं हम क्या सोचते हैं, ट्राइक्लोरो का Cl3 हो गया और COOH हो गया, ऐसे नहीं होता, ये गलत फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है Cl3CCOOH। यार आसान है, हो जाएगा याद, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो हमने क्या किया भाई, हमने अपने लीवर को पीसना चालू किया, ग्राइंड करना चालू किया। अब हमें ना ऐसा लगा कि भाई इसके अंदर कुछ हमें ऐड करने की ज़रूरत है, तो हमने इसके अंदर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दिया, जिसका फॉर्मूला होता है Cl3CCOOH, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दिया। अब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ही क्यों डाला, कुछ और भी तो डाल सकते थे। अगर चलो पानी नहीं डालना, कोई केमिकल ही डालना है, तो इतने सारे केमिकल है, HCl डाल देते या कुछ और डाल देते। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ही क्यों डाला, उसका भी एक रीज़न है। वो हमने इसलिए डाला कि ये जो होता है ना ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये ना नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब ये ना रिएक्ट नहीं करता। अब भाई हमने उसके अंदर लिविंग टिश्यू डाला है, हमने लीवर डाला है अपने वो जो बाउल है उसमें ग्राइंड करने के लिए। तो अगर आप एक बात बताइए, हमने वो क्यों डाला है लीवर, हम क्यों कर रहे हैं ये सारा एक्सपेरिमेंट, हम इसलिए कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट कि हम देख सकें कि भाई हमारे लिविंग टिश्यू के अंदर वो उस लीवर में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। हमें बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करनी है, हमें ये देखना है कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अगर हम कोई और अपना एसिड या कुछ भी डालेंगे केमिकल कंपाउंड, तो वो क्या होगा, अगर वो उसके साथ में रिएक्ट कर गया ना, तो हम अपनी स्टडी नहीं कर पाएंगे। अगर वो चीज़ उसके साथ में रिएक्ट कर गई तो फिर फ़ायदा ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें तो भाई क्या करना है, देखिए हमें तो बस लीवर चाहिए। ये तो हम इसलिए डाल रहे हैं, जैसे भाई हम जो जैसे कि पुदीने की चटनी बना रहे हैं, तो उसमें हमें पुदीने का ही तो टेस्ट चाहिए। पानी तो हम इसलिए डालते हैं कि वो ज़्यादा थिक हो जाती है ना, थिक हो जाती है चटनी, तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी डालते हैं। पानी का टेस्ट तो नहीं चाहिए ना हमें, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो यही चीज़ है, यहाँ पे हमें स्टडी तो लीवर की करनी है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड तो हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि भाई वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पा रहा था, बस इसलिए। तो इसलिए हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लेते हैं, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होता है, तो वो हमारे लीवर या किसी भी लिविंग टिश्यू के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, और हम अच्छे से अपनी बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। हमने कहा कि हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दिया। अब भाई एक ना स्लरी सी बन जाएगी, ठीक है। स्लरी का मतलब समझते हैं, ना ही ज़्यादा लिक्विडी ना ही ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा, ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करें भाई, जैसे हम घर पे छानते हैं चीज़ों को, चाय छानते हैं, तो वैसे ही यार हमने क्या किया, अपना जो वो स्लरी था उसको हमने छाना। अब कुछ चीज़ें तो हमें छन्नी के ऊपर मिल गई, कुछ चीज़ें छन्नी के नीचे मिल गई। अब भाई आप देखिए, जैसे आपके पास में एक कप है, आपने चाय बनाई, अब आप क्या कर रहे हो, उस कप में अपनी चाय को छान के डाल रहे हो। तो अब जो कप में आएगा वो क्या आएगा, वो अपनी चाय जो हम पीते हैं। तो छन्नी के ऊपर क्या रह जाता है, वो चाय पत्ती रह जाती है ना। छन्नी के ऊपर रह जाती है चाय पत्ती, छन्नी के नीचे आ जाती है चाय, है ना। तो अब जो छन्नी के ऊपर चीज़ रह गई, ठीक है, जो छन्नी के ऊपर रह गई चीज़, उसको हम कहते हैं एसिड इनसोल्यूबल। एसिड इनसोल्यूबल का मतलब क्या हुआ, हमने अभी क्या डाला था, एसिड डाला था, एसिड ही तो डाला था। और इनसोल्यूबल का मतलब होता है
कि जो चीज़ घुली नहीं, तो हम क्या कह रहे हैं भाई, अब हम चाय पत्ती लेते हैं, चाय पत्ती को हम क्या कह सकते हैं, मिल्क इनसॉल्यूबल या फिर कुछ भी कह सकते हैं, है ना। मिल्क इनसॉल्यूबल कहते हैं, मान लीजिए हम चाय में मिल्क भी तो डालते हैं। तो हमने क्या कहा भाई, वो चाय पत्ती उस जो हमने दूध डाला जो हमने दूध डाला उस दूध में हमारी चाय पत्ती सॉल्यूबल नहीं हुई, तो फिर वो छन्नी के ऊपर आ गई। भाई जो चीज़ सॉल्यूबल हो गई, यानी कि हमने शुगर भी डाली थी अपनी चाय में हमने पानी भी डाला था, ठीक है, तो ये सब चीज़ें सॉल्यूबल हो गई, तो वो कप के नीचे चली गई, है ना। तो जो चीज़ छन्नी के ऊपर रह जाती है उसको हम कहते हैं एसिड इनसॉल्यूबल, और जो चीज़ छन्नी के नीचे चली जाती है उसको हम कहते हैं एसिड सॉल्यूबल। इनको हम एक और नाम देते हैं, जो चीज़ छन्नी के ऊपर रह जाती है ना एसिड इनसॉल्यूबल, उसको हम कहते हैं कि वो ना हमारा रिटेंटेट होता है, जबकि जो चीज़ फ़िल्टर हो जाती है उसको हम कहते हैं फ़िल्ट्रेट। ये चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी, पता नहीं इतना डर क्यों लगता है बच्चों को इस चैप्टर से। अगर आप धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे, साथ साथ में नोट्स बनाएंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बस रिवीजन चाहिए इस चैप्टर को। वैसे सभी चैप्टर को रिवीजन चाहिए होती है, लेकिन ये चैप्टर ज़्यादा कह सकते हैं एफर्ट्स मांगता है हमारे, तो वो हम दे सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद में हम क्या कहते हैं कि जो चीज़ ऊपर रह गई ना, जिसे हम रिटेंटेट कह रहे हैं, ठीक है। अब इनके बारे में, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें हो गई एसिड सोल्यूबल, कुछ हो गई हमारे एसिड इनसोल्यूबल। अब जो चीज़ें एसिड सोल्यूबल हैं, ठीक है, वो अब भाई क्या होता है, जो मान लीजिए हमारे पास में कोई छन्नी है, अब छन्नी से चाय पत्ती वो क्यों नहीं छन के गई, अगर मान लीजिए हम अपनी छन्नी में बड़े बड़े छेद कर दें, इतना बड़ा छेद कर दें, ठीक है, तो भाई वो चाय पत्ती भी छन के चली जाएगी, वो चाय पत्ती भी हमारे कप में चली जाएगी। वो इसलिए नहीं गई क्योंकि देखिए छन्नी का साइज़ हमारा छोटा छोटा है। अब हम कह रहे हैं चाय पत्ती क्यों नहीं छन के गई, क्योंकि चाय पत्ती जो है वो बड़ी है। अगर हम एक चाय पत्ती को ले लें यार, तो अगर हम एक चाय पत्ती को लेंगे तो जो चाय पत्ती का साइज़ है ना, वो छन्नी के छेद से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो चीज़ छनती नहीं है ना, वो बड़ी होती है। इसका मतलब उस बड़े को क्या कहते हैं, मैक्रो, और यहाँ पे बात हो रही है बायोमोलिक्यूल की, तो इसलिए मॉलिक्यूल। तो हम क्या कह रहे हैं, जो चीज़ छनती नहीं है, जो चीज़ इनसॉल्यूबल होती है ना, उसको हम एक और नाम देते हैं बायो मैक्रो मोलिक्यूल, बायो मैक्रो मोलिक्यूल, ठीक है, या सिर्फ हम मैक्रो मोलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो जो चीज़ छनी नहीं, इनसोल्यूबल हुई, और इनसोल्यूबल भी किस में, एसिड। हम कह रहे हैं जो हमारा एसिड इनसोल्यूबल या फिर रिटेंटेट होता है, वो उसमें हमारे आते हैं मैक्रो मोलिक्यूल्स। वहीं पे यार जो चीज़ छन गई वो माइक्रो मोलिक्यूल्स हो गए, वो छोटे छोटे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम कहते हैं, ये बात तो हमने करी ली कि रिटेंटेड किसे कहते हैं, फिल्ट्रेट किसे कहते हैं। अब हम इनके साइज़ की बात करते हैं। हमने कहा कि भाई एसिड इनसॉल्यूबल वाले बड़े साइज़ के होते हैं, एसिड सोल्यूबल वाले छोटे। तो एक्चुअल में साइज़ होता कितना है, तो जो हमारे एसिड सोल्यूबल होते हैं, जो छन जाते हैं, जो छोटे साइज़ के होते हैं, उनका साइज़ होता है 80 to 800 डेल्टन, ठीक है। वहीं पे जो हमारे एसिड इनसोल्यूबल होते हैं, जो छनते नहीं है, उनका साइज़ होता है मोर देन 10,000 डेल्टन, 10,000 डेल्टन से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हो गई इनके साइज़ की बात। अब भाई हम कहते हैं एसिड इनसोल्यूबल और एसिड सोल्यूबल में आते कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारी शुगर्स हो गई, ठीक है, अमाइनो एसिड हो गए, न्यूक्लियोटाइड हो गए, वो हमारे एसिड सोल्यूबल में आ जाते हैं। एसिड इनसोल्यूबल में आते हैं हमारे पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। अब देखिए, अभी बस इनके नाम याद रख लीजिए, एक एक करके हम अब इन अपनी ये जो बायोमोलिक्यूल्स के नाम लिखे ना, इन्हीं को ही हम एक एक करके अभी आगे पढ़ेंगे, और ये चीज़ समझेंगे भी कि क्यों कोई चीज़ एसिड इनसॉल्यूबल है और क्यों कोई चीज़ एसिड सॉल्यूबल है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, एक तरह से आज हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है अपना, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो हमने केमिकल एनालिसिस किया है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं, नीट में भी और अपने स्कूल एग्जाम्स में भी। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो then please press the like button and please share the video with your friends and also subscribe my YouTube channel. And yes, if you need my handwritten notes, then you can let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my handwritten notes. Thank you so much.